सर आप थ्रस्ट वाले फॉर्मूला तक किया था हमने। जी जी। आपके उसमें पूरा व्हाइट बोर्ड इस तरह आ रहा है ना, पूरा फुल फ्लेज? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमने अप थ्रस्ट कल पढ़ा था, और अप थ्रस्ट में हमने जो फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स वो कंप्लीटली इमर्स्ड बॉडीज की थी। किन की थी? कंप्लीटली जो इमर्स्ड थी ना बॉडीज, bodies completely immersed bodies completely immersed in the fluid। उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था फैक्ट नंबर 1, हमने पढ़ा था फैक्ट नंबर 1 हमारा क्या था जी? कि फैक्ट नंबर ये था हमारा कि upthrust arises due to pressure difference। Upthrust arises due to pressure difference. Pressure at the bottom is always bigger than the pressure at the top. Pressure at the bottom is always bigger than the pressure at the top. At bottom is always bigger than the pressure at the top। ठीक है कि नहीं? अब उसमें ये था कि हमने फिर फार्मूला बनाया था कि जनाब अपथ्रस्ट किसके बराबर है? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू pressure at the bottom minus pressure at the top into cross sectional area, and the cross sectional area was the largest cross sectional area। यानी अगर कोई बॉडी, एक फर्ज करें एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उसमें जो उसका लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो लिया जाएगा, और प्रेशर एट द बॉटम विल ऑलवेज बी बिगर देन द प्रेशर एट द टॉप। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर दिखाना हो ये इमर्स्ड है लिक्विड में, तो हमने कहा था कि इसके ऊपर प्रेशर कम है, यहां से प्रेशर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, यहां से और बढ़ा, यहां सबसे ज्यादा हुआ, ये कम, फिर और कम, फिर कम, कम होता हुआ फिर यूं हो गया। तो किसी बॉडी पे प्रेशर हमेशा इस तरह से लिखता है, इनसाइड द लिक्विड, व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। तो ये चीज बेटा हमने पढ़ी थी, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद उसके बाद जो दूसरी बात हमने पढ़नी थी वो क्या थी? फैक्ट नंबर 2 क्या था जनाब हमारा? हमारा फैक्ट नंबर, सर अगर सिलेंडर हो तो उसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जेस्ट सिर्फ लेंगे या देखें टोटल लेंगे? अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही रहता है ना, वो तो कांस्टेंट रहता है। वो तो फिर आपका मतलब मामला आसान हो जी गया। सर। इट बिकम्स मोर इजियर फॉर यू टू ठीक है सर। यू नो डील विद इट। ठीक है कि नहीं? वो तो उसमें एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो आपने ले लेना है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आगे चीज देखें। अगला चीज है फैक्ट नंबर 2। जी, फैक्ट नंबर 2 ये था कि अप थ्रस्ट वाज इक्वल टू weight of the fluid displaced। ये फैक्ट नंबर 2 था। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये था जनाब हमारा फैक्ट नंबर 2 हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, ये था। उसके बाद हमने इसी में एक ऑब्जर्वेशन और ली थी। वी ऑब्जर्व दिस थिंग, हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि फॉर अ बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड in a fluid, for a body completely immersed in a fluid, volume of the body or object is equal to the volume of the fluid।
For a body completely immersed in a fluid, volume of the body or object is equal to the volume of the fluid. ये चीज हमने ऑब्जर्व की थी। उसके बाद एक हमने और चीज, फैक्ट नंबर 3 शुरू हुआ था तो हमारा वो खत्म हो गया था, क्लास खत्म हो गई थी। तो एक और वो मिनट ऊपर फैक्ट करेंगे, नंबर, फैक्ट नंबर 1 पे मैंने स्क्रीनशॉट लेनी। जी जी, ये है फैक्ट नंबर 1। ठीक है कि नहीं? जी सर, ठीक हो गया। फैक्ट नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ अप थ्रस्ट विद द वेट। with the weight for bodies which are completely immersed in the fluid for bodies which are completely immersed in the fluid, ये बात जहन में रखें, for bodies which are completely immersed in the fluids. Comparison of upthrust with the weight for bodies which are completely immersed in the fluid, उनके लिए हमने ये चीज कही थी कि आप देखें कि अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है ना? अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय वेट क्या होगा जी? अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? weight of the fluid displaced. Weight of the fluid displaced divided by the weight of the object. तो थोड़ा सा ऊपर कर दें जी, थोड़ा सा ऊपर कर दें सर। जी, upthrust is equal to weight of the fluid displaced divided by weight of the object. Upthrust is equal to the weight of the fluid displaced divided by, जी जी, आपने पहले डेंसिटी लिखवाया था, मैं वेट अभी नहीं उसी लिखवाया तरफ था। आ रहा हूं। आई एम गोइंग टू, उस वक्त मैंने आपको पता है कि वैसे मतलब उसको कोट कर दिया था जस्ट फार्मूले को, उस वक्त मैंने उसका प्रूफ नहीं लिखवाया था, उस वक्त मैंने उसको सिर्फ कोट कर दिया था। तो अभी मैं उसको को प्रूफ भी कर दूंगा डेंसिटी से रिलेटेड बात को। इससे जरा ऊपर स्क्रॉल करना हल्का सा। ये यूं ऊपर से हल्का सा ऊपर। अच्छा, ये सर जी, मैं एम लिसनिंग बेटा। फैक्ट नंबर 3 जो है ये समझ नहीं आ रहा है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलें जरा। हेलो सर, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, जी जी। सर फैक्ट नंबर 3 समझा दें। कौन सी फैक्ट नंबर 3? अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको फैक्ट नंबर 2 समझ आया था कि नहीं? कल हमने किया था। जी सर। हाँ जी सर, समझ आ गया। अब फैक्ट नंबर 2 क्या था? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आपको याद है वो हमने यूरेका कैन के साथ ऐसा किया था। जी सर। तो अब उसको हम क्या कहते हैं, वो जो यूरेका कैन वाला मामला है ना, उसी फैक्ट नंबर 2 को यूटिलाइज करके हम फैक्ट नंबर 3 करेंगे डिराइव। आप देखें फैक्ट नंबर 3 में अभी तक मैंने जो वो जो आपको एक फार्मूला लिखवाया था, द फार्मूला I haven't proved that, I haven't quoted that formula yet. मैं सिर्फ अभी फैक्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट ही लिखी है। देखें, I want to calculate the ratio of upthrust with weight, and you know that upthrust is equal to the weight of the fluid displaced. ये बात तो आपको पता है ना कि आपने उसमें पढ़ी थी, क्या कहते हैं, फैक्ट नंबर 2 में। और ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही है ये। इसका मतलब अभी तक तो मैंने इसमें कोई खास बात नहीं की है, अभी तक तो ये वही है। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी बेटा, ये नीचे अब ना टाइपिंग आना शुरू हो गई, ये आपके स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं आ रही? मैं इसको, हाँ जी, अच्छा मैंने मिटा दी, वो बटन एक दब गया था, वो टर्न ऑफ कैप्शंस को टर्न ऑफ, शुक्र है। अच्छा जी, अब आप देखिए, इसको प्रूव करते हैं। अपथ्रस्ट ओवर वेट,
weight of the fluid displaced, mass of the fluid displaced into g, mass of the object into g. यहां तक ठीक है? आपको पता ना कि वेट किसके बराबर है बेटा? mg के बराबर है। तो यहां पर ये mf से मुराद है मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड, और mo से मुराद है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। mf से मुराद है मास ऑफ द फ्लूइड, mo से मुराद है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप खुद देखें वेट, यहां तक मुझे बताएं किसको नहीं समझ आया? जी जी बेटा, यहां तक किसको नहीं समझ आई? जी सर मैंने जी, शुरू वाला जो पार्ट था वो मिस कर दिया था, तो आप फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 2 दोबारा बता सकते हैं? फैक्ट नंबर फैक्ट 3 ये नंबर, जो ये वाला फैक्ट है ये तो समझ आ गया। वो कल कराया था। वो जो कल कराए थे ना, फैक्ट नंबर 1 और 2 वही है, और फैक्ट नंबर 3 भी इनफैक्ट फैक्ट नंबर 2 से ही हम उसको क्या आप मतलब दिखा वर्कआउट सकते हैं? करेंगे। मैं स्क्रीनशॉट से ये ये मैं फैक्ट दिखा नंबर दूं, 1 और मैं फैक्ट दिखा नंबर दूं। ये देखिए, body is completely immersed in the fluid. Fact number 1 है, upthrust arises due to the difference of pressure. Pressure at the bottom is always bigger than the pressure at the top. और फिर कहा था कि फैक्ट नंबर 2 है कि weight of the fluid upthrust is equal to the weight of the fluid displaced. For a body completely immersed in a fluid, volume of the body or object is equal to the volume of fluid. ये हमने एक ऑब्जर्वेशन की थी। यानी कि जी, सर अगर वॉल्यूम एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, देन दैट मींस दैट अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट। नो नो नो, वॉल्यूम का सेम होना वो तो नहीं होता। वॉल्यूम का सेम, हमारा वॉल्यूम का सेम होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि वेट भी बराबर हो। तो वॉल्यूम क्या चीज सेम होने होती है? से, देखिए ना, फर्ज करें आपके पास एक कमरे में रुई भरी हुई है और उसी कमरे में पानी भरा हुआ है, तो उस रुई का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम तो बराबर है, लेकिन पानी तो बहुत भारी है वो उस रुई से, क्योंकि रुई की डेंसिटी कम है। वॉल्यूम सेम होने से वेट सेम होना कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो किस चीज के सेम होने से वेट सेम कंक्लूड किया जा सकता है? सिंपल है कि दोनों की डेंसिटी भी सेम हो, वॉल्यूम भी सेम हो, मास भी तो सेम हो, फिर आप कह सकते हैं। कि उनकी अप थ्रस्ट और वेट इक्वल है। हाँ, वो तब होगा अगर अच्छा, फर्ज करो डेंसिटी सारा मास कुछ और ही वॉल्यूम, सेम है। डेंसिटी हाँ, मास और अगर आप वॉल्यूम तीनों सेम हुए तो फिर अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट। फॉर अ बॉडी विच इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात यानी याद फ्लोट रखें नहीं बेटा, कर रही, फ्लोट नहीं कर रही, कंप्लीटली फ्लोट, इमर्स्ड है। हाँ ये देखें, ये आज जो ऊपर बातें लिखी हैं ये शुरू किधर से हुई हैं? बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द फ्लूइड। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर किसी का फिजिक्स में ए भी आ जाए, ये जरूरी नहीं कि उसे फिजिक्स आती है, ये याद रखें, ठीक है ना? क्लासिकल मैकेनिक्स इतनी आसान नहीं है, ना ही कुछ फिजिक्स का कोई एस्पेक्ट भी इतना आसान नहीं, ठीक है ना? प्याज की तरह उसमें छीलते चले जाओ, बातों से बातें निकलती चली जाती। और टीचरों के कॉन्सेप्ट भी मेहनत से बने हैं, बड़े मतलब ओवर द टाइम उनके कॉन्सेप्ट टीचरों के पक्के होते हैं और साथ ठीक होते हैं। अच्छा जी, वेट ओवर अपथ्रस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड ओवर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मास ऑफ द फ्लूइड क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ओवर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है मास किसके बराबर है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं बेटा? ठीक है। अच्छा जी, अब यहां तक देखें कि ये आपके सामने चीज आ गई बेटा। यहां तक मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? जी जी, कोई इश्यू तो नहीं है नो यहाँ सर, नो। नो सर। अच्छा, अब देखिए, मैंने ये बात कही थी कि वॉल्यूम कट जाता है ऐसे तो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम था। तो ये वो आपको याद है, जब मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ओवर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात की थी, कि ये मैंने कहा था ये एक फार्मूला है, ये फैक्ट नंबर 2 से ही डिराइव्ड। फैक्ट नंबर 3 कोई फैक्ट नंबर 2 से डिफरेंट नहीं है, उसी से डिराइव्ड है। और ये आपको कंपेयर करवाता है अपथ्रस्ट और वेट का, ये आपको कंपेयर करवाता है अपथ्रस्ट और वेट का, और आपको हेल्प करता है कि आप ये फैसला करें कि अपथ्रस्ट लगेगी नहीं लगेगी और उसका रोल कैसा होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला।
सर क्या हमेशा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे? फॉर अ कंप्लीटली इमर्स्ड बॉडी। अच्छा, कंप्लीटली इमर्स होने के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सेम हो? जी बिल्कुल। और उसमें फिर ये बात भी है कि वो चीज पानी चूस ना रही हो, जिस तरह वो स्पंज का वो होता है, स्पंज, रबर स्पंज होता है, ये जो स्पंज नहीं होता, मुझे जो पता है फोम स्पंज का, होता है, मुझे पता है फोम को स्पंज आप का पानी होता में डालेंगे वो पानी चूस लेता है। जब पानी उसके अंदर आ है, जाता है ड्रॉप तो लेते हैं। फोम की डेंसिटी ऑलमोस्ट वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाती है, तो वो फिर उसकी वो मतलब उस पर ये फार्मूला नहीं लगेगा। अच्छा सर बताएं, जो है कंप्लीटली इमर्स्ड होने का मतलब है यानी कि पानी के अंदर वो जो है वो पानी के बॉटम तक सिंक कर चुका है या पानी के अंदर बस रह रहा है? सिर्फ पानी के अंदर, यानी ये देखिए इस तरह से, ये भी कंप्लीटली इमर्स में आएगा। ओके सर। बस सरफेस को यूं कह लें कि सरफेस को टच कर रहा, चलें यूं कर लें, सरफेस को टच कर रहा, ग्राउंड सरफेस या फिर जो वाटर के ऊपर वाली सरफेस? वाटर की सरफेस कह लें, बस वाटर की सरफेस के अंदर हो जाए जरा सा, तो वो कंप्लीटली वाटर इमर्स से में आ बस जाए। थोड़ा सा नीचे है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर, समझ गया। अब आप ये चीज देखें कि स्टील बॉल की बात करते हैं, स्टील ऑब्जेक्ट्स, कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट्स, कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट्स हो, अच्छा जी, कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट हो, तो आप देखें उसके साथ क्या होगा जब वो पानी के अंदर आता है इस तरह से करके यूं। तो आप मुझे बताएं डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? चले जरा कोई बंदा मुझे डेंसिटी ऑफ सी वाटर निकाल दे, डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी होती है? ज्यादातर आपको पता है, आप थोड़ा सी से सर रिलेटेड। 1025 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। शाबाश, ठीक। ये तो खैर इसमें 25 तो कोई नहीं, इसको 1000 ही ले लें, इतना कोई मसला नहीं है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। अच्छा मुझे कोई डेंसिटी ऑफ स्टील बताए प्लीज, डेंसिटी ऑफ स्टील मुझे बताएं क्या आती? जी जी, डेंसिटी ऑफ स्टील बताएं बेटा। 8050। जी 8050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 8000, चलो इसको 8000 ले लें, अगर 50 है तो 50 को तो आप इग्नोर कर सकते हैं। स्टील की डेंसिटी 8000 होगी। इससे आपको पता चल गया, इससे आपको पता चल गया अब थ्रस्ट ओवर वेट इज इक्वल टू 1000/8000 फॉर स्टील ओनली, बाकियों के लिए नहीं, स्टील की बात करो। अब थ्रस्ट ओवर वेट इज इक्वल टू 1/8, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ओवर 8। इसका मतलब यह है कि स्टील को जब आप पानी, किसी भी स्टील ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालते हैं तो उसका जो वेट है, फर्ज करें उसका हम कोई वेक्टर बनाते हैं, उस पर जो अपथ्रस्ट लगेगी वो एक छोटा सा फोर्स होगा, और वो कितना छोटा होगा? वो वेट का 1/8 होगा। नतीजतन दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट डाउन। सर वैसे बताएं, अपथ्रस्ट जो है वो वाटर की ड्रैग फोर्स है? नहीं बेटा, सर कुछ अपथ्रस्ट जो है वो बेटा ड्रैग फोर्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपथ्रस्ट ड्रैग फोर्स नहीं है, ये याद रखें। अपथ्रस्ट किसी रुकी हुई चीज पे भी लगती है और किसी मूविंग चीज पे भी लगती है, और ड्रैग फोर्स सिर्फ मूविंग चीज पे लगता है। ड्रैग फोर्स फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड की वो है। अब आप मुझे बताएं कि स्टील ऑब्जेक्ट की, आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, F=ma? आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है ना जी, F=ma। उसमें आपको पता है कि एक्सेलरेशन F/m के बराबर होती है। उसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? F/m के। तो इसमें फिर एक्सेलरेशन क्या होगी जी? इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी जी? इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? हाँ बता सकते हैं कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी सर W माइनस इस W इस ओवर स्टील ऑब्जेक्ट की, इसकी ओवर मैथ इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? वेट माइनस अपथ्रस्ट। सर ओवर W माइनस W ओवर 8, डिवाइड बाय मास। मैथ्स उसका जो आता है वो पता चलेगा। ये इनिशियल है।
अब जब वो स्टील ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होगा और वो थोड़ी सी वेलोसिटी गेन करेगा, थोड़ी सी क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा, तो उसके ऊपर एक थर्ड फोर्स भी लग रहा होगा, ये वेट, ये वो अप ड्रैग थ्रस्ट फोर्स है, होगी। ठीक है जी, ये अप थ्रस्ट है जो कि वेट का 1/8 है, और अब एक थर्ड फोर्स भी लग रहा है जिसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स जो है वो भी लग रही है, तो आप इसका मतलब एक्सेलरेशन उसके बाद क्या होगी, एक्सेलरेशन आफ्टर सम टाइम क्या होगी, डिक्रीज करेगी और फिर इवेंचुअली जीरो बन जाएगी। मैं कहता हूं तुम अल्लाह के वलियों में से एक वली हो। बिल्कुल सही तुमने बात कर दी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी, ये आ गया जी मास, जी वेट माइनस, जी अब यहां पर क्या क्या आएगा जनाब, अब थ्रस्ट तो थी प्लस अब एक प्लस नई चीज आ ड्रैग गई फोर्स, बीच में। प्लस ड्रैग जी फोर्स। मैं कहता हूं आला बात कर दी, ठीक है कि नहीं, और ये यूं यहां ब्रैकेट बंद होगी, ठीक है। अब आप खुद ये चीज देखें कि जब वो काफी देर नीचे गिरेगा तो एक स्टेज उस पर ये आएगी, उस स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका वेट उसी तरह से एक्ट कर रहा है, अब थ्रस्ट जो है वो यूं ही लग रही है जो वेट बाय 8 के बराबर थी, और उसको एक नया फोर्स क्या लग रहा था, ड्रैग फोर्स ड्रैग लग रहा फोर्स, ड्रैग फोर्स था। और प्लस अप ड्रैग थ्रस्ट फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू बढ़ते 8। बढ़ते जब 7W/8 के बराबर हो, ड्रैग फोर्स जब बढ़ते बढ़ते 7W/8 के बराबर होगा, उस वक्त वेट अप थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा। जब वेट अप थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स के बराबर हो तो दिस ऑब्जेक्ट हैज अचीव्ड टर्मिनल वेलोसिटी, दिस ऑब्जेक्ट हैज अचीव्ड टर्मिनल वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, दिस ऑब्जेक्ट हैज अचीव्ड टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। और अब जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेट माइनस अप थ्रस्ट प्लस ड्रैग ओवर मास थी। तो जब वेट माइनस ये पूरी चीज भी मिलकर वेट के बराबर ही हो गई है, तो 0 ओवर मास इज इक्वल टू 0, तो टर्मिनल सर वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 होगी। और आपने सर नोट किया, जी मैं सुन रहा हूं, इनिशियल एक्सेलरेशन में ड्रैग फोर्स नहीं होती ना, क्यों नहीं जी होती सर? बिल्कुल नहीं होती, आपने बहुत आला बात ऑब्जर्वेशन की है, बिल्कुल सही कहा, आई क्यों नहीं एग्री होती विद यू। सर? क्योंकि बेटा बॉडी स्टार्ट ले रही होती है, अपना इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। मैंने आपको बताया था कि ड्रैग फोर्स का पक्का ताल्लुक वेलोसिटी से, बेटा ड्रैग ठीक है फोर्स का पक्का ताल्लुक क्या है, वेलोसिटी से। और सर। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो बेटा उस पर ड्रैग फोर्स ही लगेगा। जाहिर है वाटर की रेजिस्टिव फोर्स आपको लगेगी तब जब आप वाटर में मूव करेंगे। सर आपने वैसे बोला था कि अप थ्रस्ट जो है एक बॉडी जो एट रेस्ट है उस पे भी लगती है, उस पे जी कैसे लग बिल्कुल, सकती है अप थ्रस्ट? उसकी वजह ये प्रेशर से होती है कि रिलेटेड। जब आप कोई, मेरी बात सुनो, तुम्हें वो मैंने कल एक मिसाल दी थी, तुम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, ऐसे वो उसका मजाक औरत और उसकी और बच्चे वाली मिसाल। नहीं 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 नहीं, एक और मिसाल मैंने कहा था कि फर्ज मछली करो कि कुतिया पड़ी हुई है, कोई कुतिया लेटी हुई है, सर्दियों के उठा दिन होता है, है। तो उसके बच्चे, उसके छोटे छोटे उसके बच्चे उसके अंदर नीचे घुसने की कोशिश करते हैं, उसके साथ उसके पेट के नीचे से उसको नीचे से अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, उसके पेट के नीचे सोने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो फ्लूइड का दिल है कि इसके नीचे होकर अपनी जगह ले, यानी इसको बाहर निकाले अपने अंदर से। तो ये जो चीज है ना, ये टेंडेंसी है फ्लूइड की कि वो अपने अंदर आने वाली हर चीज को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता है, वो उसके नीचे होना चाहता है। फ्लूइड जो होता है वो इट ट्राइज टू सिंक टू द लोएस्ट लेवल, द फ्लूइड ट्राइज टू टेक द प्लेस विच इज अवेलेबल इन द लोअर हाइट्स। इस तरह से ये मिसाल दी थी मैंने, कहा था। और इस की वजह से कोई ऑब्जेक्ट पानी में अगर इमर्स भी है और रुका हुआ भी है, अब थ्रस्ट उसे लगेगी ही लगेगी। जी ओके सर, ये इसलिए इसको अप थ्रस्ट चाहिए क्योंकि वो फ्लूइड के अंदर है। फ्लूइड की टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज अगर फ्लूइड को एंटर करती है
चाहे स्टेशनरी हो या ना हो, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो उसको अपने से बाहर निकाले। इस वजह से हाँ, एक उसके रेजिस्टेंस नीचे होने की उसको कोशिश apply करे, करती है। उससे नीचे होने की कोशिश करे। जिस तरह मैंने कहा ना, सर्दियों के दिनों में कुतिया के बच्चे उसके पेट के नीचे से एंटर होने की कोशिश करते हैं, उसके बेली के नीचे लग के लेटने की कोशिश करते हैं। वो टेंडेंसी होती है फ्लूइड की। फ्लूइड वांट्स टू सिंक टू द लोएस्ट लेवल, और वो अपनी कोशिश करता सर है कि ऊपर उस स्क्रॉल ऑब्जेक्ट करना, की। हाँ सर जरा ऊपर जी, स्क्रॉल करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा। सर ऊपर scroll- मेरे बेटे, जब मैं बड़े फ्लो में बोल रहा करूँ उस वक्त आप लोग थोड़ा रुक जाया करें, मेरा फिक्रा मुकम्मल होने के बाद मुझे कहा करें, तो उससे मुझे फिर समझ नहीं आती जी आपने क्या कहा। सर आप थोड़ा आप नीचे लोग बीच नीचे में कर दे, नीचे वाले मेरे पार्ट को। फिक्रे को ना बेटा, मेरे सेंटेंस को कंप्लीट होने दिया करें, इस तरह फिर मेरा फ्लो टूटता, मुझे फिर समझ ही नहीं लगती कि आपने क्या कहा और मैंने क्या कहा था। मुझे बताएं, सर आप इसमें कोई बात कर मसला रहे थे तो। खुफिया के बच्चों के बारे में। जी सर। अच्छा, खैर, वो तो खैर आपको उस एग्जाम्पल की थोड़ी इसके साथ रेलेवेंस समझ आई है कि नहीं आई? हम्म सर समझ गया, यानी कि जिस तरह वो बच्चे होते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि वो उसके पेट के नीचे जाके सो जाएं, तो यहाँ पे पानी भी कोशिश करता है उस ऑब्जेक्ट के नीचे जाए और उसको यहाँ, ठीक है, और इसके थ्रू एक अपथ्रस्ट फोर्स निकल लगती है उस पे, उसके जिसकी मेन पर्पस बिल्कुल, होती है ताकि उसको निकाल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ओके। फ्लूइड वांट्स टू सिंक टू द लोएस्ट पॉट। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। अब आप मुझे बताएं कि जो स्टील ऑब्जेक्ट है, जो यूं नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? मैंने बताया था कि स्टील ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब रहा है, गिर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? हम्म क्या वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा नहीं है, इस तरह का है ना, कि नहीं? जी, यानी पहले वो एक्सेलरेट करता है और फिर वो क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और इस मुकाम पर उसकी एक्सेलरेशन 0 है, ये टर्मिनल वेलोसिटी। और उसकी एक्सेलरेशन की जरा किस्सा सुने कि उसकी एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा थी। ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट आपको पता ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन ज्यादा थी, यहाँ ग्रेडियंट क्या है? कम है। तो इसका मतलब है अब एक्सेलरेशन कम हो गई, यहाँ एक्सेलरेशन और कम हो गई। इससे ये बात भी पता चली कि जो स्टील बॉल नीचे गिर रहा है पानी के अंदर, उसकी इक्वेशंस के, उसकी मोशन को इन इक्वेशंस के साथ मॉडल नहीं करना चाहिए, इन इक्वेशंस को उस पे नहीं लगाना चाहिए, स्वैत इक्वेशंस उस पे नहीं लगेंगी। क्यों नहीं लगेंगी? कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस है बेटा। ये आपको वेलोसिटी के ग्राफ में कर्व नजर आ जाए, इस तरह का कर्व, या इस तरह का कर्व, या इस तरह का कर्व वेलोसिटी के ग्राफ में, तो आप समझ जाएं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। उन पे कभी भी स्वैत इक्वेशंस नहीं लगानी आप, ठीक है कि नहीं? और बेटा, जिनमें स्प्रिंग्स इन्वॉल्व, क्योंकि जब स्प्रिंग्स किसी भी चीज में आ जाते हैं तो वो हुक्स लॉ ओबे करते हैं, और जब वो हुक्स लॉ ओबे करते हैं, वो कभी भी कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाते, वो कभी भी कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाते। जब वो कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाते तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते। जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते तो वो क्या कहते हैं, उन पर भी स्वैत इक्वेशंस नहीं लगती। और बेटा, जिस चीज पे फ्लूइड फ्रिक्शन लग रही हो, उसकी वेलोसिटी तेज हो रही है, उस पर एयर फ्लूइड फ्रिक्शन लग रही हो, तो उस पे भी स्वैत इक्वेशंस नहीं लगेंगी। जिस तरह कोई बॉडी हवा में गिर रही है, उसके ऊपर भी। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आप नोट करें, ये कोई हेल स्टोन है। ये क्या है जी? हेल स्टोन। मैंने सही स्पेलिंग लिखे, हेल स्टोन क्या होता है बेटा? सही है, F=KE का फॉर्मूला एक्सप्लेन बेटा कर वो सकते हैं? हमारा, आप देखो, हुक्स लॉ मैंने भी नहीं पढ़ाया, लेकिन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है। असल में फिजिक्स में चीजें ऐसे लिंक अप हो रही होती है ना बहुत ज्यादा, तो मजबूरन एक टॉपिक के अंदर किसी एक टॉपिक का थोड़ा सा ऐसे जिक्र करना पड़ता है। हुक्स लॉ मेरे आज के एजेंडे में शामिल नहीं है, मगर मैंने आपको सिर्फ जिक्र किया जी कि जिस सर, चीज में अच्छा। स्प्रिंग आ जाता है ना बेटा, स्प्रिंगों के क्वेश्चनों में कभी भी ये वाली चीजें नहीं लगाते, ये जो स्वैत इक्वेशंस है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग्स जो होते हैं वो जनरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते, जनरली नहीं करते, ठीक है कि नहीं?
अब आ जाओ हेल ओके स्टोन सर। पे। अब आ जाओ हेल स्टोन। हेल स्टोन क्या होता है जी, मुझे बताएं, हेल स्टोन क्या होता है? सर वो जो ओले पड़ते हैं वो। शाबाश। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? ओला। ठीक है ना, पता नहीं स्पेलिंग ओले के ठीक लिखे कि नहीं। अच्छा, हेल स्टोन पे क्या क्या लग रहा होता है जी? उसका वेट, और और उसको सर एक एयर अपथ्रस्ट रेजिस्टेंस। लग रही होती है, और एयर एक ड्रैग फोर्स लग रही है। उसके ऊपर भी यही चीज है। लेकिन लेकिन अब यहां पर अपथ्रस्ट और वेट का मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा। मुझे बताएं हेल स्टोन की डेंसिटी क्या होती है? कोई बंदा मुझे गूगल से बताए कि हेल स्टोन की डेंसिटी क्या होती है? सर 900 होनी चाहिए अगर ये आइस की तरह ही होती है। आप ऐसे दोबारा रिकन्फर्म जरा करना। जी। सर 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर कह रहा है। पॉइंट 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। उसका समझते हैं इसका मतलब क्या है? 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर। जी सर। इसका मतलब है 300 kg पर मीटर क्यूब। हेल स्टोन की बड़ी प्रीटी स्ट्रेंज। अच्छा जी, हेल स्टोन की डेंसिटी 300 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो हेल, आपको पता एयर की डेंसिटी क्या है जनाब? हाँ, HS का मतलब है हेल स्टोन। अच्छा, एयर की डेंसिटी सर क्या है? गूगल पे आ रहा है 900 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में मैंने चेक किया। तो ये किस, अभी तो चलो 900, अब दोबारा 900 पर आया, ठीक है। अच्छा जी, एयर की डेंसिटी क्या है जी? जी बता दें, एयर की डेंसिटी क्या है? सर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ हेल हाँ। स्टोन तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है, सॉलिड फॉर्म में, तो इसकी लिक्विड वाटर से कम डेंसिटी कैसे हो सकती है? अच्छा, ये देखो, ये बेटा मेरी एक बात सुने, ये कोई थंब रूल नहीं है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से हमेशा ज्यादा ही होगी। पता है आपको, ये कोई असूल नहीं है। आपको पता है जो स्टील है, स्टील सॉलिड है, और स्टील की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब होती है। और मरकरी क्या होता है? मरकरी लिक्विड है, और मरकरी की डेंसिटी इतनी होती है, देखो उससे कितनी ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट उसके डबल के करीब होती है, ऑलमोस्ट उसके डबल से जरा कम है। तो पता ये चला कि ये कोई असूल नहीं है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होगी, सर ज्यादा होगी। ये कोई असूल नहीं है। जी बेटा, जी मैं सुन रहा हूँ। सर ये 800 किलोग्राम पर मीटर किसकी डेंसिटी है यहाँ लिखे हुए? स्टील की डेंसिटी 8000 है, सॉरी 8000, सॉरी। स्टील की डेंसिटी 8000 kg पर, लेकिन नेवरदलेस उसकी फिर भी बहुत ज्यादा है मरकरी की, 13600, 13000 मरकरी की, और मरकरी एक लिक्विड है। इसका मतलब है कि ये कोई असूल नहीं है कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो वाटर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा ही होगी। आप ये चीज देखें कि आप रात को प्याला पानी का भर के सोते हैं, ये प्याला पानी का आपने लिया, इसे फ्रिज में रख दिया, इसको किस में रख दिया? फ्रिज में। सुबह जो बर्फ बनी हुई होती है इसकी, तो आप देखें वो बाहर आया हुआ होता है पानी, ये इसकी बर्फ ये बनी हुई होती है। इसका मतलब है कि जो बर्फ का वॉल्यूम है वो क्या है? बर्फ का वॉल्यूम क्या है जी? बता सकते हैं कि बर्फ का वॉल्यूम क्या है? बर्फ का वॉल्यूम मोर है, तो फिर उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी बर्फ की, स्नो की क्या होगी? लेस होगी। और आपने इसी वजह से आपने देखा नहीं है कि वो आइसबर्ग्स पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। आपने देखा नहीं कि आइसबर्ग्स पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। और अगर आपको याद हो तो आपने वो टाइटैनिक किसी वजह से डूबा था ना, कि टाइटैनिक की टक्कर हो गई थी किससे? एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई थी जाके, इसलिए डूब गया था। आइसबर्ग फ्लोट करते हैं। अगर आइसबर्ग फ्लोट करते हैं तो इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब है कि उनकी जो डेंसिटी है कम है पानी से। जी। अब मुझे बताएं कि अब आप हेल स्टोन के बारे में आपको ये पता चल गया कि हेल स्टोन का वो कम होता है, उसकी उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब ये हेल स्टोन है जी। अब इसमें इसको, ये इसका वेट है, मैं एक एरो से शो करता हूँ। हेल स्टोन का वेट इस तरह से मैं एक एरो से शो करता हूँ। अप थ्रस्ट ओवर वेट, अप थ्रस्ट यहाँ पर आपको पता है हेल स्टोन किस में है बेटा? पानी के अंदर है। किस में है बेटा? एक मिनट, पानी के एक मिनट,
हेल स्टोन सॉरी एयर के अंदर, एयर इज एक्टिंग एज अ फ्लूइड जी, एयर इज व्हाट, एक्टिंग एज अ फ्लूइड जी, ठीक है, एयर इज एक्टिंग एज अ फ्लूइड। अब आप मुझे बताएं कि एयर की डेंसिटी क्या है, बता सकते हैं कि नहीं? एयर की डेंसिटी 1.25 kg और हेल स्टोन की डेंसिटी अभी आपने मुझे बताई कि 900 है। इसका मतलब अप थ्रस्ट जो है 1.25 ओवर 900 करें टाइम्स वेट है, तो जो हेल स्टोन पे अप थ्रस्ट लगेगी एयर की वजह से वो तो बहुत ही छोटी होगी, इतनी छोटी कि अक्सर औकात 90% क्वेश्चंस में उसको उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ होता है, 90% उसको क्या किया होता है, कंप्लीटली इग्नोर किया होता है। और अब हेल स्टोन जब नीचे गिरना शुरू होता है तो उसकी एक एक्सेलरेशन है, फिर जो जो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है नीचे की तरफ, उस पर एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू होती है, इवेंचुअली वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वेट अप थ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स हो जाता है और वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। बेटा अगर किसी पेपर में उसकी अप थ्रस्ट का जिक्र ना हो तो आप उसको उसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो अप थ्रस्ट फिर बहुत कम होती है, कभी वो उसको ले लेते हैं शामिल अकाउंट में कर लेते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? जी कोई मसला है तो मुझे बताएं। थोड़ा ऊपर करना, वो 1.25 की वैल्यू देखनी है। सर वैसे अब थ्रस्ट सारे फ्लूइड्स में होती है यानी एयर में भी होती है? नो जी सर। बिल्कुल एयर में भी होती है। इस सर वक्त जब आप अभी बैठे हुए हैं ना, इस वक्त भी आप पर अप थ्रस्ट लग रही है, मगर एयर की अप थ्रस्ट जो है वो मतलब आप पे बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। अगर आप किसी ऐसे एयर की डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, इसलिए एयर की अपथ्रस्ट भी बहुत कम है। बहुत कम, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एयर की डेंसिटी कम है, इसलिए इस वक्त जो आप पर अप थ्रस्ट लग रही है वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए आपने देखा होगा फॉर बॉडीज फॉलिंग इन एयर हम उनके ऊपर ड्रैग फोर्स तो दिखाते हैं मगर अप थ्रस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाते। और शायद मैं इसका जिक्र भी नहीं करता कि कैम्ब्रिज ने एक आध क्वेश्चन में उसको जिक्र ले आई बीच में, फिर मजबूरन फिर टीचर को वो सारी बातें डिस्कस करनी पड़ती, किसी एक पेपर में एक क्वेश्चन में भी उसका जिक्र आ जाए तो वो फिर टीचर मजबूर हो जाता है कि वो उस पूरी बात को फिर फैला कर बताए। जी जी कोई मसला तो नहीं है जी? नो सर। अच्छा अब ये देखें, ये पानी के अंदर एयर बबल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एयर बबल है। आपने बचपन में इस तरह के अक्सर काम किए होंगे कि ये पानी है, इसमें आप स्ट्रॉ के साथ वो हवा पानी फूंक मारते हैं ऐसे ऊपर से, तो यहां से एयर बबल्स बनकर ऊपर की तरफ जाते हैं। आपने ये काम किया होगा बड़ी दफा, और आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी स्पेशल की, जिसमें वो डाइवर्स जो हैं वो समुंदर के अंदर गए हुए होते हैं। अब मैं वो डाइवर की शक्ल तो पूरी नहीं बना सकता, लेकिन उसकी ये गर्दन है, उसने पीछे एक वो मास्क पहना हुआ होता है, वो सिलेंडर लगाया होता है, और जब वो ब्रीथ करता है तो उससे यूं बबल्स उठ के ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है एयर बबल ऊपर की तरफ राइज करता है। अब एयर बबल का वेट बहुत छोटा होगा, एयर बबल का अपना वेट क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, और एयर बबल पे सिग्निफिकेंट अपथ्रस्ट एक्ट कर रही थी, बहुत बड़ी अपथ्रस्ट एक्ट करती। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट इज ओवर वेट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है 1000 है, और एयर की डेंसिटी क्या है 1.25। अब आप खुद देखें कि अपथ्रस्ट यहां पर वेट से काफी बड़ी है, बहुत बड़ी। और एयर बबल पे जब एयर बबल ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो जो ड्रैग फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, और जब एयर बबल कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ जाते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है, तो अपथ्रस्ट वेट प्लस ड्रैग फोर्स आ जाती है। मैं ये सब बातें ना डिस्कस करता, लेकिन कैम्ब्रिज ने एक एयर बबल की अपवर्ड मूवमेंट इन द वाटर डिस्कस की हुई है, एक हेल स्टोन को ऊपर से गिराया उस पर अपथ्रस्ट डिस्कस की है। 90% पेपर्स में वो एयर में जो चीजें गिर रही होती हैं, एयर में नीचे चीजें एटमॉस्फेयर में गिर रही होती हैं, उन पे अपथ्रस्ट नहीं लाते, लेकिन एक दो पेपरों में ले आए।
और फिर उन्होंने स्टील बॉल की डाउनवर्ड मोशन इन वाटर और फ्लूइड भी डिस्कस की हुई है। मजबूरी हो जाती टीचर की कि वो फिर पूरी ग्रैंड लेवल पर हर चीज को डिस्कस करे, ठीक है ना, और फिर मजबूर हो जाता है टीचर कि वो सब बातें करे। बस मैं अपनी टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने आज अपथ्रस्ट पर का आखिरी लेक्चर है, मैंने एक बात और कहनी, वो सुन ले। वो क्या? वो है जी फॉर अ बॉडी फ्लोटिंग, जो बॉडी फ्लोट कर रही है बेटा जी। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी और फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंट बेटा। जो बॉडी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, यानी जो पानी में ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, जिस तरह कश्ती है, जिस तरह शिप है, या कोई लकड़ का टुकड़ा है, या कोई चीज सर जो बबल पानी आता में है फ्लोट। हाँ जी, क्वेश्चन से, इसमें बबल आती है इसमें क्या फ्लोटिंग बबल? यस सर, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में। नहीं यार नहीं, वो हाँ मतलब नहीं, उसको नहीं, नहीं उसमें नहीं, वो नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहली बात है कि अपथ्रस्ट वेट के बराबर होती है, अपथ्रस्ट वेट के बराबर होती है, और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड is सर less वेट than ऑफ, the volume of object, or density of the fluid is bigger than the average density of the object. जी, ये चार बातें हैं जनाब, ये बातें फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की। और चौथी बात ये है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास और ऑब्जेक्ट उसका वेट का एक हिसाब होता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। देखिए ना, ये चीज, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है और अपथ्रस्ट इसे ऊपर लग रही है, ना ये पानी में डूब रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, तो अपथ्रस्ट वेट के बराबर होगी इसमें। बेटा ये मैंने अपथ्रस्ट को मुकम्मल कर दिया है। मैं आज इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो जो पिछले साल मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे ग्रेट स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अपथ्रस्ट पे बड़े टॉप के आर्टिकल्स लिखे थे, 25 नंबर का एक ऐसे लिखा, मैंने उनसे लिखवाया था, वो मैं आज आपको इसमें डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो वो आप देखिएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत से अपथ्रस्ट के बारे में लिखा। और पहले आप मेरा क्वेश्चन भी देखिएगा जो मैंने लिखा था, कि मैंने क्वेश्चन क्या पुट किया था, फिर उन्होंने उसको जवाब कितना अच्छा दिया। 10-12 पेजेस का उन्होंने अपथ्रस्ट पर आर्टिकल लिखा, वो आपने लाजमी पढ़ना है। और सर बात कंफर्म कर थी जी जी सर, अगर हम किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट डालें तो द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इट नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज फ्लोटिंग बेटा, इफ इट इज फ्लोटिंग बेटा, ये फ्लोटिंग की फिजिक्स है। ये देखो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बात है। और जब पहले थे तो तुम चीजें पढ़ रहे थे, वो देखो उसका स्टार्ट किस पे था, वो क्या था? फॉर बॉडीज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द फ्लूइड। अब देखिए ना, अगर ये फ्लूइड, अगर एक ऑब्जेक्ट यूं है, उसने तो इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया है ना, और एक ऑब्जेक्ट यूं है, उसने अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस किया, दोनों में फर्क है। ये तो इसका, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो ये बात तय है कि इसका वेट और अपथ्रस्ट बराबर है। मगर ये अगर डूब रहा है या ऊपर आ रहा है, ये बात तो तय करेगी ना, बाकी फोर्सेस का सारा रोल डिस्कस होगा कि कैसे इसकी मूवमेंट। मैंने ये सारे केसेस डिस्कस किए आपसे। जी सर। जी, किसी और ने क्वेश्चन पूछना है या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? जी सर बेटा, ये इसका मेरी तरफ फ्लोटिंग का अपथ्रस्ट का आखिरी टॉपिक था। हाँ सर, ये फ्लोटिंग का एग्जांपल देते हैं कोई? यार, कश्ती, अल्लाह के नेक बंदे, कश्ती, सर और कोई लकड़ का टुकड़ा, कोई खिलौना, आइसबर्ग, बिल्कुल। सर जरा ऊपर वो स्टील ऑब्जेक्ट की जगह पे स्क्रॉल करना, वहां पे आपने लिखवाया था कोई इनिशियल एक्सेलरेशन की 2 लाइंस। ये इनिशियल एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन सर आफ्टर सम टाइम। इससे ऊपर वाला पेज सर, ये सर, ये द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, ब्लू में लिखा था सर नीचे, बस ठीक है सर।
बेटा अगर आपको अपथ्रस्ट बिल्कुल सही समझ आ गई है ना, मैं अगर इसके आपने सारे पहलू समझ लिए हैं तो आप यकीन करें कि आपने बहुत बेहतर एक